तो देखो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर वो हमने स्टार्ट किया था। ओके, इसके अलावा इसके क्वेश्चंस वगैरह मैंने ड्राइव पे अपलोड किए हैं। ओके, वो एक बार देख लो, वो थोड़े सॉल्व कर लो मूल कॉन्सेप्ट के। इसके अलावा ये जैसे चैप्टर हो जाएगा वैसे ही इसके भी मैं क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो जैसे हमने लास्ट टाइम बहुत मॉडल देखा था, उसके कुछ पोस्टुलेट्स देखे थे क्या, उसके कुछ पोस्टुलेट्स भी देखे थे, और मेरिट्स, डिमेरिट्स, एनर्जी, रेडियस, इसके अलावा वेलोसिटी। ओके, ये भी यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। आई थिंक ये पूरा हो चुका है अपना। तो हम बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, और जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखने वाले हैं, क्या करने वाले, स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बेसिकली हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या, एक है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा है इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, या सबसे पहले बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली दो ये है, एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो दूसरी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एटम में हम क्या किसका स्टडी करते हैं, बेसिकली एटम्स का स्टडी करते हैं। एंड मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टाइप से, एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम एटम का स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी अननोन सब्सटेंस का अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, या कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हम बेसिकली उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो जैसे एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, इट विल शो द ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा। और अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है, क्या, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है, तो इस ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में यहाँ पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का जब स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ जो कंक्लूजन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मतलब अगर किसी एटम के बारे में हमें ढूंढना है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल के बारे में ढूंढना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। ओके, अगेन इसमें दो टाइप्स है, एग्जैक्टली वहां पे होता क्या है, क्या होता क्या है। ओके, अब ये तो हमें नहीं देखना है पूरे, मतलब 11th एज वेल एज 12th में ये नहीं देखना है, लेकिन ये हमें देखना है। लेकिन इसमें अगेन दो टाइप्स है, एक है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, क्या, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड दूसरी जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, क्या, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं, ओके, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, और दूसरा जो है वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो वो देखने के लिए देखो, ओके, जैसे कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैटर, दैट इज एटम और मॉलिक्यूल, may absorbs energy and reach to the higher energy state and fall back to the lower energy state by emitting radiation. And this constitutes the various regions of electromagnetic
स्पेक्ट्रम, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने लास्ट टाइम देखा था, दैट्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसकी एनर्जी। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हम हमारे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और होने वाला जो चेंज है वो हम वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद टू ऑब्जर्व द इमिशन स्पेक्ट्रम, the substance is either heated or irradiated with the light or electromagnetic radiation. Okay, and spectrum of electromagnetic radiation obtained from the emitted radiation of the substance is called as a emission spectrum. उसको हम क्या बोलेंगे? Emission spectrum बोलेंगे. Okay. उसके बाद में when the radiation is passed through a sample, the spectrum obtained from its has a certain dark region due to absorption of radiation called as the absorption spectrum. Okay. And वही absorption spectrum is like a photographic negative, मतलब या of an emission spectrum. Okay, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंड इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है? ब्राइट बैंड्स होते हैं और लाइंस होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे बैंड्स, ब्राइट बैंड्स और लाइंस वहाँ पे मिलते हैं ऑन द डार्क बैकग्राउंड। ओके, डार्क बैकग्राउंड। ओके, वही अगर इमिशन स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो देखो बेसिकली ये जो है ये बैंड स्पेक्ट्रम है और ये क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम है। ओके, बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? ब्राइट बैंड्स क्लोजली पैक, मतलब वो पास पास होते हैं। वही अगर इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं, बैंड मतलब बहुत सारे लाइन मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। ओके, उसको हम बैंड बोलेंगे। और लाइन मतलब सिंगल लाइंस वहां पे ऑब्जर्व होंगे, दैट्स अ ब्राइट लाइन ऑन द डार्क बैकग्राउंड। ओके, बस दोनों में ये डिफरेंस है। उसके अलावा एब्सॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो दैट्स अ डार्क बैंड। ओके, क्या होता है? डार्क बैंड्स होते हैं। एंड वही लाइन स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो डार्क बैंड, सॉरी डार्क लाइन ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड, मतलब साइड वाला जो होता है अच्छा खासा होता है। ओके, अभी देखो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय absorption of radiation is called as absorption spectrum, and the spectrum produced by emission of radiation is called as the emission spectrum. Why the absorption spectrum contains dark lines on the bright uh, background, okay, and the emission spectrum contains bright lines on the dark background. Okay. उसके बाद में जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है दैट करस्पॉन्ड्स टू रेडिएशंस एब्सॉर्ब्स एंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एब्सॉर्प्शन है, एब्सॉर्प्शन में क्या होगा? पहले वो एनर्जी सपोज यहाँ पे है, लोअर एनर्जी में है, लोअर एनर्जी से कहाँ जाएगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करके वहां पे हायर एनर्जी में चला जाएगा, और इसी को हम एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। वही अगर इमिशन लेते हैं तो कंपाउंड्स रेडिएटेड विद इमिटेड व्हेन इट इज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये जब नीचे आता है तो वो जब हम मेजर करने वाले हैं उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो है दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बैंड जो एब्सॉर्प्शन होता है, एंड ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, मतलब ये मे बी डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस होता है। ओके, क्या कंटिन्यूअस होता है? जैसे कि इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है एंड एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम है। देखो इसका बैकग्राउंड डार्क है, इसका बैकग्राउंड लाइट है। क्या? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू पी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। ओके, उसके बाद में देखो स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मैंने आपको बोला था। बैंड स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? दैट्स अ ग्राफ होता है। ओके, बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, मतलब जो हमें बैंड्स मिलते हैं ना, वो अगर मॉलिक्यूल्स वहां के वहीं जंप कर रहे हैं तो हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, एंड द मॉलिक्यूल गिव्स द बैंड्स। ओके, और अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। Line spectrum is characteristic of atoms and is also called as the atomic spectrum. Okay, and band spectrum is the characteristic of the molecules, and is also called as a molecular spectrum. And emission spectrum is a continuous or discontinuous, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, क्या दोनों में से कुछ भी हो सकता है? ओके,
इसके अलावा लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसके अलावा यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम है। ओके, एंड जो रॉबर्ट बंसेन है, ओके, उसने सबसे पहले वहां पे जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। क्या लाइन इंट्रोड्यूस किया था? ओके, एंड जैसे कि ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स अगर हम लेते हैं, तो जो एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड सैंपल हम स्लिट से वहां पे पास करते हैं। ये जो स्लिट है इसमें से पास करते हैं, एंड ये हमारा प्रिज्म है। देखो प्रिज्म के ऊपर हम वहां पे इंसिडेंट करते हैं। जो लाइंस है इट विल गेट सेपरेटेड। ओके, क्या इट विल गेट सेपरेटेड, एंड उसी से हमें क्या मिलता है? इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है? इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रम और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू its components. Okay, colors is called as a dispersion, or dispersion होता है। Okay, again dispersion of light in the visible region या visible spectrum होता है। Okay, and light emitted by the sample of hydrogen। अभी देखो हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है? मतलब जैसे बोर्स ने बोला था, या जो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर इमिशन स्पेक्ट्रम जो है विच इज अ फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग separated wavelength is called as the line spectrum। वही इलेक्ट्रॉन fall to a lower energy level, light is emitted which is responsible for the line spectrum। Yeah, which is responsible for the line spectrum। Okay, when white light is passed through the unexcited atomic hydrogen and slit of the prism, मतलब जो डिस्पर्शन है वो डिस्पर्शन वहां पे शो होता है। ओके, जस्ट लाइक रेनबो। ओके, रेनबो में जैसे डिस्पर्शन वहां पे शो होता है उसी तरीके से होता है। ओके, इसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम है शार्प एंड डिसइंटिंग टू वेल डिफाइंड लाइंस, एंड बैंड में भी तो ये भी क्लोज्ड लाइंस होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स एंड आल्सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ओके, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम होता है। ओके, मतलब इन शॉर्ट लाइन जो है वो बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एटम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बैंड बेसिकली मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल। अब एग्जैक्टली हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखना है। बाकी एक बार एक दो बार ये एग्जैक्टली पढ़ लो क्या है क्या नहीं है। ओके, उससे इधर फायदा हो ही जाएगा। ओके, अभी देखो एटो ये सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। ओके, एंड जो भी when hydrogen gas is subjected to electrical discharge at low pressure, a bluish light is emitted। Okay, and when the ray of this light is passed through the prism, a discontinuous line of spectrum of several isolated sharp lines are obtained। मतलब वहां पे जैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेते हैं वहां पे हमें नंबर ऑफ मल्टीपल लाइंस मिलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल लाइंस कैसे मिलते हैं? ओके, तो देखो हाँ, अभी देखो बेसिकली ये कुछ सीरीज है। ओके, मतलब कुछ जो कि वहां पे रीजन के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि लाइमन, बाल्मार, पाश्चन, प्रीफर्न, ब्रैकेट, एम्पेरी। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले यूवी रीजन में है, उसके बाद विजिबल, उसके बाद ये बचे हुए जितने भी है वो सभी के सभी आईआर रीजन, इसमें है आईआर रीजन। ओके, तो देखो जैसे कि अगर ये लेते हो आप, ओके, तो दिस इज बेसिकली एन इज इक्वल टू वन। ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है। ओके, और जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोज इमिशन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से कहा जाएगा? फर्स्ट में आ सकता है। ओके, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से नीचे आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो इसका एक एनर्जी लेवल है फिक्स है। ओके, बाकी आप ऊपर का एनर्जी लेवल वहां पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे इसका N1 अगर लेंगे तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा? लाइमन सीरीज के लिए वन होगा, एंड N2 जो होगा क्या होगा? N2 जो होगा वो क्या हो सकता है? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन हो सकता है। क्या हो सकता है? सो ऑन हो सकता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली
ट्रांजिशन या ये जो है वो यहाँ पे शो होता है। ओके, या ये जो है विजिबल रीजन, आईआर रीजन एंड यूवी रीजन में ये इस तरीके से वहां पे ट्रांजिशन शो होते हैं। ओके, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द, अब देखो, जब जो लोअर एनर्जी है वो जब जब हम वन लेंगे तो हाइयर एनर्जी क्या ले सकते हैं, उसको छोड़ के सभी। ओके, और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस है higher energy than the other spectral lines are lie in UV region। ओके, क्या सबसे ज्यादा एनर्जी वाले यूवी रीजन में ऑब्जर्व होते हैं। वही अगर बालमार लेते हैं तो एन वन जो है वो टू होगा, और टू को छोड़ के आगे के जितने भी होंगे वो बालमार सीरीज में वहां पे शो करेंगे। ये क्वेश्चन है, दैट्स द स्पेक्ट्रल लाइंस are of a low energy are lie in the IR region। Okay, again spectral lines are low region in mid IR region, या आप इन सबको IR region भी बोल दो तो भी चल जाएगा। ओके, उसके बाद पी फंड है, देखो पी फंड में एन का वैल्यू क्या है, एन वन का क्या है, 5 है। अम्पेरी में एन वन का वैल्यू कितना है, 6 है, क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या होता है, 10 होता है। Okay, अभी देखो, जो भी रेडबर्ग रेट्स प्रेजेंट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू फाइंड द वेवलेंथ या एनर्जी, ये जो कुछ भी फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, दैट्स न्यू बार। न्यू बार मतलब वेव नंबर होता है 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू बाय सी। ओके, मतलब एक्चुअली न्यू जो होता है, न्यू इज द आवर फ्रीक्वेंसी। ओके, एक्चुअली ये भी मतलब न्यू है यहाँ का, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है। क्या होता है, सी बाय लैम्बडा होता है। और अगर लैम्बडा इधर से इधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई न्यू हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल के टाइम क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी हो जाएगा, क्या न्यू बाई सी हो जाएगा। तो ये वाला है, दैट्स न्यू बार। न्यू बार मतलब वेव नंबर है 1 डिवाइडेड बाई लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है। एंड लैम्बडा को अगर हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो म्यू बाई सी आता है, दैट्स आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय एन वन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन टू स्क्वायर। ओके, और वही अगर हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तो ये जो दोनों फॉर्मूले है, अगेन आपको क्या करना है, याद रखने हैं। ओके, एंड ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। ओके, उसका वैल्यू भी आगे जाके हम देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन है गोज इनटू द फिफ्थ एनर्जी लेवल है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ओके, इट फॉल बैक फ्रॉम द फिफ्थ टू फर्स्ट, दैट इज ground state, resulting in the one line, or it may be fall back 5 to fourth to third to फर्स्ट, मतलब स्टेप बाय भी आ सकता है। ओके, एंड रिजल्टिंग द नंबर ऑफ लाइंस वहां पे हमें मिलते हैं, क्या नंबर ऑफ लाइंस वहां पे मिलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, द नंबर ऑफ लाइंस आर गिवन इन द summation of n2 minus n1, क्या n2 minus n1, therefore number of lines possible 5 minus 1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 मतलब समेशन 4 मतलब 1 2 3 4, तो लाइंस कितने हो जाएंगे, टोटल 10 लाइंस हो जाएंगे। ओके, क्या 10 लाइंस हो जाएंगे, जैसे कि ये देखो। ओके, मतलब 5 to 1 है। ओके, मतलब 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10। ओके, मतलब जितने पॉसिबल है वो सभी के सभी यहाँ पे हमें लेने हैं, क्या सभी के सभी यहाँ पे लेने हैं। देखो आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना है, 109677। ये अगेन आपको याद रखना है, दिस वी कैन कॉल इट एज अ रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या रेडबर्ग कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं।
ओके, इसके अलावा लिमिटिंग लाइन होता है, देखो क्या लिमिटिंग लाइन, मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल तो वो क्या है, एक फिक्स है, लेकिन हमने जो सबसे ज्यादा वाला ले लिया वो मतलब इनफाइनाइट कंसिडर किया, तो इनफाइनाइट कंसिडर करते तो जो N2 है, N2 की जगह मैंने क्या ले लिया, इन्फिनिटी ले लिया, फिक्स नहीं ले लिया, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा और 1/n1 स्क्वायर ये यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एच इंटू जेड स्क्वायर। ओके, अगेन आर एच का और n1 का वैल्यू अगर पुट कर देंगे, ओके, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर हाइड्रोजन के लिए लाइमन अगर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 91 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, वही अगर दो अगर ले लेंगे तो 228 वहां पे हो जाएगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन हाइड्रोजन। इसके अलावा अलग अलग वहां पे जो सीरीज मिलते हैं वो है। अगेन ये जो फॉर्मूलेज है, देखो क्या फॉर्मूलेज है। ओके, तो ओके, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट हमें देखना है। ओके, क्योंकि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट है, ओके, मतलब एग्जैक्टली न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रेडियस बोलते हैं। ओके, और इसके इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे एक्ट करता है। ओके, दैट्स फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव करता है। उसके साथ साथ ये पॉजिटिव और निगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो देखो, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या हो रहे हैं, मतलब ना ही न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं और ना ही बहुत दूर जा रहे हैं, मतलब वो एक स्टेडी कंडीशन में है या स्टेशनरी कंडीशन में हो वहां से बहुत। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी सेंट्रीपिटल, ये जो है दैट्स अ सेंट्रीफ्यूगल, एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस होने की वजह से वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर रेडियस क्या होगा, तो अगर हम कुलोम्ब लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ओके, कुलोम्ब लॉ दैट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दैट्स चार्ज का स्क्वायर होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, और इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या इसको हम परमिटिविटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और के का वैल्यू वन, जो वन होता है इन सीजीएस सिस्टम। ओके, तो अगर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल अगर लेते हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इक्वेट कर सकते हैं, और अगर इक्वेट कर दिया तो वहां पे जो भी स्टेडी कंडीशन है वो वहां पे क्यों मिलता है ये हमें समझ में आता है। तो ये बेसिकली ये है, देखो
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, अभी देखो इसके अलावा हमने एंगुलर मोमेंटम देखा है अकॉर्डिंग टू कूपर पोस्टुलेट, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो v का वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, और ये जो v का वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब वी स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, क्या, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर। तो यहाँ पे एम एम वहां पे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दैट्स v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m। ओके, तो ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे ना, रीअरेंज करके ये हमें फॉर्मूला मिलता है, दैट्स r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ओके, अभी देखो इसमें से बहुत सारे वैल्यूज कांस्टेंट है। तो सबसे पहले n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई अगेन कांस्टेंट है, वैल्यू इसका 3.142 है, m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z जो है वो एटॉमिक नंबर है, एंड e जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला है। तो अगर nth रेडियस लेते हैं तो यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m z e टू द पावर। ये सीजीएस सिस्टम के लिए, वही अगर एसआई सिस्टम लेते हैं तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ओके, ये एसआई सिस्टम है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, m का वैल्यू फिक्स है, ओके, e का वैल्यू भी फिक्स है, h का वैल्यू भी फिक्स है। ओके, ये अगर हम पुट कर देंगे तो ये अगेन सिंपल वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्या सिंपल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, जैसे कि जब सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो 0.529, क्या, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम यूनिट k इज इक्वल टू 1 होता है इन सीजीएस सिस्टम। ओके, वही अगर हाइड्रोजन एटम के लिए ये लेते हैं, ओके, या R1 अगर लेंगे, ओके, मतलब n का वैल्यू अगर 1 रख दिया, या इसको हम R0 भी बोलते हैं, दैट्स 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, उसके बाद में कभी कभार रेडियस रेशियो के ऊपर भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं, मतलब जिसमें आपको n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू का स्क्वायर लेके वहां पे रेडियस का रेशियो वहां पे लेगा। उसके बाद एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट है, देखो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट अगेन En इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है इसका। ओके, अगेन ये शॉर्ट वाले वैल्यूज हमने लास्ट टाइम अगेन देखे थे। ओके, दैट्स द 2.21.72। ओके, ये अर्थ पर एटम। ओके, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल जो होने वाला है यही है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो कैलोरीज एंड किलो जूल, किलो जूल, यही ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो वो अगेन वैल्यूज हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, देखो द रेशियो ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम in the first, second and third electron orbits in electron volt each। अभी देखो अगर nth ऑर्बिट के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, दैट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, दैट्स द डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। और अगर ऐसा है और इन इन तीनों का अगर हम रेशियो लेते हैं
तो विल गेट अ 4 1:4 इज टू क्या 1:4 इज टू वह वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना। ओके, तो जो v है या vn अगर लेते हैं तो vn इज इक्वल टू क्या होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 का z दैट्स एटॉमिक नंबर पर n एटम्स इस तरीके से हम ले सकते हैं या लेते हैं। ओके उसके अलावा बोर्स की भी कुछ लिमिटेशंस थे देखो, जैसे कि यहाँ पे दो लिमिटेशंस है। दैट्स अ ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ओके, और जो दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ओके, तो सबसे पहले डी ब्रोगलीज ने क्या बोला कि जो भी मैटर है, ओके, लाइक रेडिएशन शुड बी एग्जिबिट अ ड्यूअल बिहेवियर both particle and wavelength. Okay, and this means electron या photon should exhibit a characteristic parts या dual nature वो वहाँ पे show करता है। And according to de Broglie's matter in the motion exhibited dual nature. Okay, मतलब जब वो motion करता है तो वो particle as well as wave nature show करता है। तो lambda is equal to क्या लेते हैं हम h divided by mv। Okay, या h divided by pv लेते हैं। Okay, h मतलब लैम्बडा क्या होगा दैट्स द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, एम जो है वो मास ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल होगा, एंड जो वी है वो वी मतलब वेलोसिटी होगा। क्या वी मतलब वेलोसिटी होगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। या अभी अगेन देखो, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वेयर होता है। क्या होता है एम वी स्क्वेयर होता है। और अगर एम वी स्क्वेयर लेते हैं, ओके, तो एम इंटू वी ले सकते हैं। तो इसको हम वहां पे कन्वर्ट करते हैं, या ये जो वी स्क्वेयर है उसका स्क्वेयर रूट में आ जाएगा। वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि ई डिवाइडेड बाय एम। क्या, और ये अगर यहाँ पे पुट कर दोगे वी का वैल्यू, ओके, तो ये क्या हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय एम इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ के ई बाय एम। लेकिन इस एम को हम 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट लिख सकते हैं, तो इसमें का ये कैंसिल हो जाएगा। तो नया फॉर्मूला जो बनेगा एच डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ एम इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन है वही कंटिन्यू है देखो। ओके, लैम्डा स्क्वायर एन वी, वो कैसे आया बताया है अभी देखो। जैसे कि ये जो है ये जो है ये सच ऑर्बिट जो एग्जिस्ट करता है, और ये जो है दैट्स अ 2 पाई आर एन एच। ओके, एंड बोथ द एंड ऑफ द वेव मीट्स ईच अदर विदाउट क्रॉसिंग। मतलब विदाउट क्रॉसिंग वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं।
ओके, दिस अबाउट एग्जैक्टली डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। उसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देखो, अभी अनसर्टेनिटी मतलब वहां पे कहीं ना कहीं तो भी आ, मतलब अनश्योर या श्योरिटी नहीं होगी। ओके, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ एन मैटर एंड रेडिएशन। ओके, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एंड इट इज स्टेट दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of a fast moving electron. Okay, मतलब इस कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है और उसका अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी या मोमेंटम, ये चीजें अगर हमें वहां पे फाइंड आउट करनी है या वहां पे देखनी है, तो वो वहां पे पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब दैट्स द वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और इस और अगर सपोज एक वैल्यू हमने मतलब श्योरिटी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ फाइंड आउट कर दिया, तो उससे हम दूसरा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने बताया। ओके, मतलब इसके लिए ये इक्वेशन वहां पे उसने बनाया। ओके, दैट्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, अगर आपके पास डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा, मतलब उसका पोजीशन अगर होगा, तो आप डेल्टा पी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगेन डेल्टा पी मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब मास है इनटू वेलोसिटी होता है। मतलब डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी अगर लेते तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई होता है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम लेते हैं। डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, एंड डेल्टा वी जो है वो अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। ओके, तो बेसिकली ये क्या है? मतलब दो इक्वेशंस यहाँ पे हम बना सकते हैं। क्या दो इक्वेशंस यहाँ पे बना सकते हैं? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स हमने जीरो ले लिया, मतलब पोजीशन जीरो है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? दैट्स इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0। And this is possible only for the electromagnetic radiations. Light with the smaller wavelength than that of the electron should be used to know the position or momentum. If the position is determined accurately, then momentum becomes inaccurate. And that is their uncertainty in its determination. Yeah? Uncertainty in the determination. एंड सिग्निफिकेंस अगर हम लेते हैं तो जो भी पाथ है, ट्रांजेक्टरी है ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें वो घूम रहा है, वो वहां पे डिटरमाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है, ओके, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं कर सकते हैं। क्या? दिस अबाउट एग्जैक्टली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, so today we will stop here. Okay, remain will discuss in the next